मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था संख्यात्मक योग्यता का। इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज की, यानी प्रतिशतता की। अभी तक परसेंटेज से 6 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, ये 7वां है और इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे यूपीएससी 2016-17 के पूछे गए प्रश्नों पे। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने प्रश्न लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 एग्जाम्पल हैं। ये तीनों आपके शुरुआती पेपर के हैं, 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और संभवतः सेकंड शिफ्ट का है। निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए, बी, सी और डी द्वारा प्राप्त अंक ए को 560 में से 420, बी को 720 में से 560, सी को 500 में से 415 तथा डी को 650 में से 485 अंक मिलते हैं। किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है? किसके अंकों का प्रतिशत टॉप से सेकंड पे है, यानी सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे है? तो यहाँ पे हमें सब निकाल करके देखना है। ए को जो मार्क्स मिलते हैं वो 560 में से 420 मिलते हैं, तो परसेंटेज चेक कर लेते हैं। 420 नंबर ए को मिले हैं और कहाँ से? तो 560 से मिले हैं, इंटू 100 कर देते हैं, ये परसेंटेज निकल आएगा। अब आप देखते हैं आगे आता क्या है। 0 0 काट दिया, ये 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 7 8 56, यानी 600/8। तो 8 7 56, 8 45, 75% मार्क्स ए को मिले हैं। अभी हम बी को निकाल के देखते हैं। बी को जो मार्क्स मिले हैं वो 720 में से 560 मिले हैं। बी के जो मार्क्स हैं वो 720 में से 560 हैं, तो 560 नंबर मिले हैं, लेकिन कहाँ से? 720 में से, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ भी 0 0 कट जाएगा। 8 7 56, 7 हो जाएगा और 8 9 72, 9, ये 0 उतार लेंगे, 700/9 हो जाएगा। तो ये 9 7 63 हो गया और फिर 7 0 9 7 63.77 हो जाएगा। ये बी के मार्क्स हो गए। सी के मार्क्स आप चेक करिए। सी को जो नंबर मिलते हैं वो 500 में से 415 नंबर मिलते हैं, तो सी के मार्क्स हैं 415/500। हाँ, इंटू 100 कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 8 40 और 5 3 15, 83% मार्क्स मिलते हैं सी को। और डी को कितने मार्क्स मिलते हैं ये चेक करने की ज़रूरत है। तो डी को 650 में से 485 मिले हैं, तो 485 नंबर मिले हैं कहाँ पे? 650 में। 650 में गुणे 100 कर दीजिए। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। किससे कट जाएगा? 15 से नहीं, 5 से काट के देखते हैं। यहाँ एक बार लिख लेते हैं 5 से काट करके। 5 9 45 हो गया और 3 5 7 35 हो गया। 5 9 45 और 3 5 7 35 और यहाँ काट देंगे तो ये 5 से 13 25 130 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से 0 कैंसिल कर देते हैं और क्या आ जाएगा? 970 डिवाइड बाई 13, भाग ही दे के देख लेते हैं। 13 7 91, बच कितना गया? 6, तो 13 चौको 52, फिर यहाँ पे 52 हो जाएगा, जो भी बचेगा 74 कुछ % आएगा, है ना। 13 6 74.6% के आसपास आएगा। तो अभी आप देखिए, इसमें सबके मार्क्स आप लिख लीजिए। टॉप से शुरू करते हैं। जो ए को मार्क्स मिले हैं सबसे ज़्यादा सी को मिले हैं कितना? 83%। और उसके बाद बी को मिला है, क्या मिला है? 77.77%। और सी को क्या मिला है? 75%। और डी को क्या मिला है? तो 74.6%। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड टॉप कौन सा है। सेकंड टॉप आपका बी है, इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ देख करके पता चल रहा था
जब आपका यहाँ पे पहला ये आ गया था, दूसरा ये आ गया, तो क्या इसको निकालने की ज़रूरत थी? क्योंकि ये 7 4 आ रहा था। अब इसको यहीं पे 7 देखते ही हम इसको ड्रॉप कर देते, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही ये 2 पता चल गए तो ये टॉप हो रहा था और यहाँ 7 दिखा हमें, तो हमने कहा हटाइए इसको, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे ये कम है, यानी ये सेकंड टॉप हो गया। आइए दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 4800 रुपये का 16 सही 2/3% और उसका 0.25% का मान आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि प्रतिशत को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तेज़ी से जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 16 सही 2/3, प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50/3 और बटा 100, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, यानी 4800 का 1/6 का 0.25%। तो 0.25%, सबसे पहली चीज़ हम दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी इसको हम 0.25% को कह सकते हैं 25/100%। 0.25% को क्या बोलेंगे 25/100%। और 25/100% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर 100 से भाग देंगे, तो 100 और नीचे फिर 100 से भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/400। 1/400। अच्छा देखिए, अब इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है 1%, तो 1% का मतलब क्या है 1/100। जब 1% आपसे कहता है तो 1/100, और ये 0.5 चौथाई है ना, 1 का चौथा हिस्सा है 0.25, तो 1/400 हो गया, यानी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4800 का 1/6 का 1/400, 0 यहाँ से कट गए, 6 चौको 24 दूना 48, इसका आंसर आएगा 2 रुपये। आपका आंसर कौन सा सही है? पहला आंसर सही है। तो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं तो इजी वे में बता सकते हैं और वैसे भी लिख सकते थे, इसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये छोटी और कॉमन बातें हैं। अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या है? मतलब पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 100% के बराबर है, क्योंकि कोई भी संख्या अपनी वैल्यू के साथ, अपनी निजी वैल्यू के साथ 100% होती है। तो अगर हम ये कहें कि फर्स्ट का 50% इक्वल है सेकंड नंबर का 100%, तो यदि कोई चीज़ परसेंटेज में बराबर है तो दो हों तो पलट दीजिए, और अगर चाहें तो आप इसमें जो है विलोमा अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए 1/50 अनुपात 1/100, दोनों का एलसीएम 100, इधर आ गया 2 और इधर आ गया 1, 2 1 का संबंध है, और वैसे तो चाहे 100 इधर कर दे 50 उधर कर दे, इन्वर्स रेशियो होगा। इसका सही आंसर सी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपके दोनों पेपर के सवाल हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखने में बड़ा लिखा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर क्या है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक निश्चित परसेंटेज पे वो लक्ष्य को भेद सकता है, बट अगर मौसम तूफ़ानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। उसने तूफ़ानी मौसम में 350 से 196 बार लक्ष्य को भेदा है, तो अगर ये सामान्य मौसम होता तो 250 में से वो कितने लक्ष्य को भेद सकता था? आप देखिए प्रति 100 में उसकी मारक दर क्या है तूफ़ानी मौसम में? तो तूफ़ानी मौसम में 196 शॉट वो लगाता है 350 में, तो 350 में 196 लगाता है तो 100 में से कितने लगाएगा? इसको कैलकुलेट करें आप, 0 0 कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 दूना 56, 56 शॉट वो लगाता है तूफ़ानी मौसम में। 100 में से 56 शॉट लगाता है वो तूफ़ानी मौसम में।
जो कि 20% कम कैपेसिटी से काम कर रहा है, यानी ये 56-80% है, चाहिए हमें 100%। तो 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 4 से काट दीजिए 14, 14 पंचे 70। तो 70 ये सामान्य मौसम में लगा सकता है। सामान्य मौसम में 70 बार ये सटीक निशाना लगा सकता है मौसम। सामान्य मौसम में 70 बार और तूफानी मौसम में 56 बार। ठीक है, तूफानी मौसम में 56 बार ये लगा सकता है और सामान्य मौसम में 70 बार। कितने में? 100 में, 100 शॉट में। ये 100 का हमने निकाला है। 100 शॉट में अगर मौसम तूफानी होता है तो 56 निशाने सही लगते हैं, बट अगर मौसम सामान्य होता है तो 70 लगते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 250 शॉट में से लक्ष्य को भेदने की दर क्या है अगर परिस्थितियां सामान्य हों। तो सामान्य में 70 लगते हैं, 250 का 70 निकाल लीजिए अपॉन 100। 0 0 कट जाएगा, 25 सत्ते 175 निशाने लग जाएंगे। यानी 100 में 70 लग रहे हैं तो 250 में कितना हो जाएगा? 175। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगला सवाल है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या को अगर हम समान मान लें, इसका मतलब क्या है कि 100 बच्चे रोज़ जन्म ले रहे हैं और पूरे साल 100 बच्चे पर डे जन्म लेते हैं, यानी समान मान लिया जाए। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या को समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष यानी लीप ईयर में फरवरी के अंतिम दिन आता है। तो सबसे पहले जो अधिवर्ष हमारा होता है, लीप ईयर होता है, इसमें डेज कितने होते हैं? तो आपका जवाब है कि अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी जो का लास्ट दिन है 29 फरवरी, ये हमारा सिंगल डे है, ये एक दिन है। और इस दिन बच्चे जो जन्म लेते हैं या पूरे साल जो बच्चे जन्म लेते हैं वो इक्वल है। तो एक दिन 366 दिन का कितने प्रतिशत है, बस आपको ये करना है। तो 100 को डिवाइड करना है, 100/366 करना है, जो भी आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए भाग दे के आपके सामने देखते हैं, 100 को 366 से भाग देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, यानी एक दिन 366 दिन का कितने परसेंटेज। दशमलव लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पे और एक 0 रखेंगे, ये 2 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 13 का 3, कैरी 1 हुआ, 2 तिहाई 6, 1 7 हुआ, 732 आ गया। यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। फिर हम 0 लगाएंगे और देखिए 0.2 किसी में दिख रहा है आपको? यहाँ पे 2 पूर्णांक है, ये तो असंभव है, हो नहीं सकता है। 0 आ गया, हो नहीं सकता, 0 आ गया, ये आपका आंसर सही है। एक बार चाहे तो और देख लें आप क्लियर करने के लिए। ये 2600 है, इसको 350 मान लें और उसके बाद डबल कर दे तो 7 हो जाएगा। 350 के आसपास है, डबल कर देंगे तो 7 हो जाएगा और 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये आपका जाएगा 7 बार, क्योंकि 8 बार अगर ले जाएंगे तो ओवर हो जाएगा। 7 छंग 42 के 2, ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कितनी बार जाएगा। 7 छंग 42 के 2, कैरी हुआ 4, 7 छंग 42 4, 46 के 6, कैरी हुआ फिर से 4, 7 त्रिक 21 और 4 25। इसको आप घटा लेंगे, यानी 0.2732। अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका सही आंसर ये है। इसमें डी आंसर आपका होगा। काफ़ी अच्छा सा सवाल था, बस समझने की ज़रूरत थी कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या अगर इक्वल मान ली जाए, तो अगर हम कहते हैं कि प्रत्येक दिन x बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 366 x बच्चे पूरे साल में होंगे। तो 366 x का x कितने परसेंट है? ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बच जाएगा, या 100/366 आपका सिंपल सा आ गया। तो यहाँ पे x मानने की ज़रूरत नहीं है, देख करके आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं 6, 7 और 8 और सभी आपके यूपीएसआई के पेपर से पूछे गए प्रश्न हैं। छठा सवाल है, एक सिलेंडर का मतलब बेलन से बात की जा रही है। एक इस तरह से, ये आप समझ लीजिए, ये यहाँ पे H हो गया और ये इसकी R हो गई, ये रेडियस R हो गई है ना, ये HR। तो एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई यानी R और H क्रमशः 50%
और 75% से बढ़ाई गई है। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी जो इसका मूल आयतन था बढ़ाने से पहले, अब इसका जो बढ़ाने के बाद प्राप्त आयतन है उसका कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़, किसी प्रकार का कोई मेजरमेंट तो दिया नहीं है। आप जो सिलेंडर का आयतन होता है वो πr² होता है, तो चाहे इसकी विमाओं को बढ़ाने के पहले आयतन निकालें या बढ़ाने के बाद निकालें, प्रत्येक दशा में फार्मूला तो यही प्रयोग होगा। भाई बढ़ाने के पहले हमारी रेडियस r1 और ऊंचाई h1 हो सकती है, बढ़ाने के बाद क्या होगा, ये r2 और h2 हो जाएगी। बस इतना सा अंतर है। क्या पाई में कोई फेरबदल हो रहा है? आपका जवाब है नहीं, पाई में तो कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। तो अब इसे चाहें तो 100 वाले फार्मूले पे रख दें और उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं 100 वाले फार्मूले पे ना रख कर एक बहुत ही सजेशन अच्छा सा आपको दे रहा हूँ, आप उससे करिए। मैं इसका सवाल आपके सामने बिना पेन चलाए टिक कर सकता हूँ कि साहब इसका आंसर ये सही है। इस तरह से आप तेज़ी से आंसर बता सकते देख करके मात्र। कैसे? आप देखिए, रेडियस को 50% बढ़ाया गया है, हमें नहीं मालूम रेडियस क्या थी। आप बताओ सबसे कम, सबसे अच्छा किसी चीज़ को 50% बढ़ाना हो तो क्या हो सकता है? 2 था, 3 हो गया, तो 3 2 से कितना ज़्यादा है? 50%। तो सपोज रेडियस 2 थी तो r² का मतलब 2 गुणे 2 और 3 हो गई रेडियस। क्यों? क्योंकि 50% बढ़ गई तो 3 गुणे 3 हो गई। r² दिया हुआ है तो r1 पहले था 2, तो 2 गुणे 2 हो गया चूँकि स्क्वायर है, और r2 है 3, चूँकि 50% बढ़ा दिया गया तो 3 गुणे 3 हो गया। अब ऊंचाई को 75% बढ़ा दिया गया। 75% अगर किसी चीज़ को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? 75% का मतलब है 3/4। तो 4 अगर बेसिक था तो 3 उसमें बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया। तो पहले अगर ऊंचाई 4 थी और 4 में 75% बढ़ाओगे तो इसका 75% 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 हो गई। ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब r² ये लिखा है, r² ये लिखा है, ये 16 है और ये 63 है। 16 63 का कितने प्रतिशत है? 25 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 16 64 का 25% है। 16 64 का 25% है। आपसे पूछा जा रहा है कि 63 का कितने % है? तो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा। 25 से थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब 25.39%। तो एक तो इस तरह से आंसर आप 16/63 है और गुणे 100 कर सकते हो। कैलकुलेट कर लीजिए और आप देख लीजिए, 1600 को 63 से आप भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर सही होगा। तो एक तरीका तो ये था अच्छा सा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि आयतन के रेफरेंस में हमेशा 100 100 100 होता है। ये हमने पीछे आपको बताया। आप रेडियस को 50% बढ़ा रहे हो तो 150 और 150 हो जाएगा। ऊंचाई को 75 बढ़ा रहे हो तो 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 100 को छोड़ दीजिए, बाकी सब सॉल्व करिए। देखिए 25 चौको 100, 25 छक्का 150, 25 चौको 100, 25 छक्का 150। अब ये 6 छाक 36 से 4 से काट दो तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 175 गुणे 9/400 करना है। 175 गुणे 9 और बटा 400 करना है, तो 4 गुणे 100 लिख लेते हैं। पहले हम 9 से इसको गुणा करते हैं। 9 पचे 45 के 5 हो गया, कैरी हुआ 4, 9 7 63 और 4 67 के 7 हो गया, कैरी हुआ 6, 9 एकम 9 और 6 ये हो गया 1575 और ये बटा 4 हो गया। अब दशमलव बाद में लगाएंगे, बटा 100 है ही है इसमें, 4 से भाग देते हैं, 4 तिहाई 12 हो गया और यहाँ कितना बच गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 बच गया, तो 4 9 36 हो गया, 1 बच गया, फिर 4 तिहाई 12 हो गया, फिर 3 बचेगा, 4 7 28 और 4 पंचे 20। ये आपका हो गया 393.75। 393.75 आपका हो गया
और ये आपका जो है कितने परसेंट हो जाएगा, ये आपका बढ़ा हुआ वॉल्यूम आ गया। अब कंपैरिजन आपको किससे करना था, नहीं मिस्टेक हो गया, 175 गुणे 9 और इधर 4 गुणे 100 बचा हुआ था, तो इसमें हमें तुलना करनी थी 100 से तुलना करनी थी, तो हाँ बिल्कुल सही है, 100 इधर अनुपात में रखना था, तो 393.75 और बटा 100 आ गया। तो ये हमारा नया आयतन है और ये पुराना आयतन है। तो पुराना आयतन नया आयतन का कितने प्रतिशत है आप देख लीजिए, 100 393.75 का कितने परसेंट है, दशमलव हटा दो, फिर से 2 जीरो ऊपर लगा दो, तो आप पहुंच कहाँ जाओगे। अगर ये इस तरह से आप हल करोगे तो फिर से एग्जैक्टली आप यहीं पहुंच जाओगे। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपका हार्ड। देखिए ये लिखा है 39,375 और ये लिखा है 10,000, तो 40,000 का 10,000 कितना होता है, 25% होता है, ये 25 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका ये था, आप इस प्रश्न को इसी ढंग से करिए। और मैंने आपको बताया भी था कि वैल्यूम वाले में जैसे ही 3 बार 100 लिखोगे तो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए ईजी वे अपनाइएगा ताकि कैलकुलेशन में ना फंसे, क्योंकि कैलकुलेशन होता है टाइम टेकर और कैलकुलेशन का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है। अच्छा, अगला सवाल लिखा हुआ है कि अगर Q P के 20% के बराबर है और R Q के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। इसको देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि यहाँ पे PQR आप नोट कर लीजिए, PQ और R। उसके बाद पढ़ते हैं कि Q की तुलना P से की गई है और कहा गया है कि 20% के बराबर है Q, यानी Q P के 20% के बराबर है। अगर P 100 है तो Q आपका 20 है। वाकई Q P के 20% के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि R Q के 30% के बराबर है, तो R Q के 30% के बराबर है और Q क्या है, 20 है। 20 का 30% क्या होगा, 6 आ जाएगा, यानी R 6 हो गया। अब कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प, मतलब इनमें से निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है, तो R का मतलब 6 और 6 का 30% क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, 6 3 18 और बटा 10 यानी 1.8% के बराबर है। तो R के 30% के बराबर कौन सा है, P का 1.8%। ये आपका आंसर देने का सबसे बेस्ट तरीका था। जैसे ही आपने 2 को निर्धारित किया तो तीसरा अपने आप निर्धारित हो गया। चौथा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये जो 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो हमने आपको चीनी की वैल्यू बढ़ जाती है और व्यक्ति खपत कम कर देता है, उसी से संबंधित सवाल है और उसी स्टाइल में इसको करिए कि अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने परसेंट कम है। आपको कुछ नहीं करना है, जो 20% ये अधिक या कम हो इसे 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 2000। यदि अधिक की बात की जा रही है तो प्लस करके लिख दीजिए और ये आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटिए, ये 50 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। ये 3 एकम 3 हो गया, 2 तिछंग 18 हो गया, दशमलव लग गया 3 और ये आपका फिर तिछंग 18 हो जाएगा, फिर तिछंग 18 हो जाएगा और इसी तरह से ये चलता रहेगा। 16.67 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बैक में लौट करके जाएंगे तो ये तरीका आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया। यहीं पे अगर क्वेश्चन ये आपके पास होता कि अगर y x से 20% कम है तो x y से कितने परसेंट ज़्यादा है, तब भी आपका क्या करते, जो 20% है उसको 100 से गुणा कर देते और इसकी जगह 80 हो जाता और जवाब आपका 25% आ जाता। तो यदि अधिक है तो 100 प्लस करके नीचे रखेंगे और कम है तो 100 माइनस करके रखेंगे, लेकिन जो भी ये परसेंटेज है इसे 100 से हमेशा गुणा करेंगे। देखिए एक सवाल यहीं फिर से क्लियर कराते हैं। अगर y x से 30% अधिक है मान लीजिए,
y x से 30% अधिक है तो x y से कितने फीसदी कम है, तो कुछ नहीं करना, 30 को 100 से गुणा कर दीजिए, 3000 हो गया, बटा 130 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर सही होगा। तो इसको इस फॉर्मेट से करेंगे तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बैक में जा करके आप चेक करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दो आपके और लास्ट आज के हैं 9 और 10 नंबर, और सभी आज के टोटल जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपके यूपीएसआई के शुरू के दौर के 12-13 तारीख के पूछे गए सवाल हैं। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह का रकमों का आधा, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह का रकमों का आधा फ़र्क का मतलब क्या होता है, अंतर, आधा फ़र्क यानी 1/2 का डिफरेंस, उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। ठीक है, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह कितने प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। तो जैसा पेपर में था वही लैंग्वेज हमने लिख दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह का रकमों का आधा फ़र्क, इसका मतलब क्या है कि सुशांत की वेतन का बटा 2 और प्रशांत की वेतन का बटा 2 का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो इक्वल है इनके वेतन के योग के 3/10 के। तो वेतन का योग क्या हो गया, सुशांत प्लस प्रशांत, और इनका जो है 3/10 हो गया, 3/10 बोथ आर इक्वल, यानी सुशांत और प्रशांत के वेतन का जो डिफरेंस है इनके वेतन के योग का 3/10 या 30% है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, s माइनस p बटा 2 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 3s प्लस 3p और बाई 10 हो जाएगा। ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10s माइनस 10p इक्वल 2 से 6s प्लस 6p। तो s से s इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10s से 6s घटाएंगे तो 4s, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 16p, यानी 4 सुशांत 16 प्रशांत के बराबर है। 4 महीने का सुशांत का वेतन 16 महीने के प्रशांत के वेतन के बराबर है, यानी इनके वेतन में क्या संबंध है, इन्वर्स संबंध हो जाएगा। अगर सुशांत को 16 रुपये मिल रहे हैं तो प्रशांत को 4 रुपये मिल रहे हैं, तो इनके वेतन में क्या संबंध हो गया, 4:1 का हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह क्या है, तो प्रशांत की 1 रुपया तनख्वाह है, सुशांत की 4 रुपये है, गुणे 100, आंसर आ गया 25%। यहाँ पे हमने इन्वर्स रेशियो निकाला है और पीछे देख चुके हैं, 4s 16p के बराबर है, इसका मतलब s 60p से 4 गुना बड़ा है, तो 4 इसके पास है तो 1 इसके पास है, 1 4 का कितना है, 25% है। बाकी देखिए ये तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसे ही आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वेतन नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल बहुत ही आसान सा है, देख करके आप बता सकते हैं। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। पहले आप यहाँ तक केवल पढ़ो, ये यहाँ तक देखिए, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन मालूम नहीं क्या है, लेकिन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है, मतलब कितना है, दुगना है। तो अगर केरल का सिल्क उत्पादन हम मान लेते हैं 10 टन है, 10 टन, तो कर्नाटका का क्या हो गया, जाहिर सी बात है 100% अधिक है, तो कर्नाटका का सिल्क उत्पादन कितना हो गया, 20 टन हो गया। अब देख लीजिए आप, कर्नाटका का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है, वाकई 100% अधिक है। अच्छा, केरल के आधे सिल्क उत्पादन को, तो केरल का आधा सिल्क उत्पादन यानी 1/2 5 टन होगा। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटका के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाइए, तो 5/20 गुणे 100
20 पंचे 100, 5 पचा 25%, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सब देख करके करने वाले क्वेश्चन हैं। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि यकीन करिए कि अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो 3 सवाल, और 3 सवाल का मतलब 40 में 7.5% आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। तो इसको आप मेंटेन करके चलिएगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें भी हम आपसे आए हुए क्वेश्चनों पे ही बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।